इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने जाना कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था और इकोलॉजी को किसने प्रतिपादित किया था। हम लोगों ने जाना था कि भारत में इकोलॉजी को कौन लेकर आया या किसने उसको एक अलग सब्जेक्ट में पढ़ाना शुरू करवाया। आज हम पढ़ेंगे प्रजाति के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रजाति। प्रजाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। अब ये स्पीसीज क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे कि स्पीसीज जो है वो क्या होती है। ये वर्गीकरण की बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है मतलब आधारभूत इकाई है वर्गीकरण की, कि किस जीव को किस समूह में या किस किंगडम में, किस फाइलम में रखा जाए, तो वो किसके आधार पर, उसमें जीव को ही प्रजाति के आधार पर ही रखा जाता है। प्रजाति जो क्या है कि वर्गीकरण की बेसिक यूनिट है, या अपन लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि जीवित जीवों का ऐसा समूह जो समान हो, किसमें समान हो, इस फंक्शनल मतलब क्रियात्मक रूप से समान हो। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल। इसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक रूप से। और तीसरा क्या है, बिहेवियर, व्यवहार। उनका व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि जीन पूल समान हो। जीन पूल कैसा होना चाहिए, समान हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेचुरल कंडीशन में इंटर ब्रीडिंग कर सकें। नेचुरल कंडीशन में क्या कर सकें, इंटर ब्रीडिंग कर सकें। और क्या है अगला पॉइंट, उन्हें आसानी से दूसरे जीवों से अलग किया जा सके। तो प्रजाति क्या होती है, वर्गीकरण की बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है। और क्या है, जीवित जीवों का ऐसा समूह जो क्या हो, फंक्शनल रूप से समान हो, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, बिहेवियर व्यवहार में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। उनका जीन पूल जो है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और वो क्या कर सके, नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीडिंग कर सके। उन्हें क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं या प्रजाति। उन्हें दूसरे जीवों से क्या किया जा सके, आसानी से
अलग किया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। अब स्पीसीज, चलिए देखते हैं। सम टर्म ऑफ स्पीसीज, जो इनके कुछ टर्म हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजाति जिसे क्या बोलते हैं, इंडेमिक, इंडेमिक या इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। दूसरी जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कुंज शिलाप प्रजाति। कुंज शिलाप प्रजाति को बोलते हैं इंग्लिश में की स्टोन स्पीसीज। तीसरा आती है उन्हें बोलते हैं क्रांतिक योजी प्रजाति। इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज बोलते हैं। क्या होता है सम टर्म्स ऑफ स्पीसीज में, सबसे पहले है स्थानिक प्रजाति, इन्हें इंडेमिक या इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। दूसरा है कुंज शिलाप प्रजाति, इनको कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। और तीसरी क्या है, तीसरी है क्रांतिक योजी प्रजाति, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। अब हम नंबर वाइज नंबर इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानिक प्रजाति, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ये क्या होती हैं, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति क्या होती हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजाति होती हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सी स्थानिक प्रजाति हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। आगे चीन में विशालकाय पांडा, विशालकाय पांडा। और क्या है, चीन की घाटी में मेटासिकोया सिकोया। और क्या है, न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी। तो यही होती हैं स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं कि वे स्पीसीज या किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाने वाली विशिष्ट
प्रजातियां को ही अपन लोग क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजाति। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अब इसको समझ लीजिए विशिष्ट स्थान, मतलब दुनिया में जो प्रजाति एक किसी कोई विशिष्ट प्रजाति जो उस विशिष्ट स्थान पर ही मिलती है या उस देश में मिलती है, वही क्या है, स्थानिक प्रजाति। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कंगारू केवल कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तभी इसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपन लोग कहते सुनते हैं कि कंगारुओं पर भारतीय टीम भारी पड़ी। क्यों बोलते हैं उन्हें कंगारू, इसीलिए बोलते हैं कि कंगारू केवल कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं। ये जो कंगारू हैं अगर खत्म हो जाएं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब उस आने वाले समय में अगर बाई चांस खत्म हो जाते हैं तो इस धरती से सब क्या गायब हो जाएंगे, कंगारू। चीन में विशालकाय पांडा एक जानवर होता है, भालू की तरह छोटा होता है। चीन की घाटी में मेटा सिकोया, ये क्या है, वृक्ष है, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स है अभी। न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी, न्यूजीलैंड अगर कीवी पक्षी अगर न्यूजीलैंड से गायब हो जाएं तो इस पृथ्वी से भी कीवी पक्षी गायब हो जाएं, क्योंकि केवल कहाँ मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी मिलने के कारण ही न्यूजीलैंड के जो प्लेयर होते हैं, क्रिकेट के हों या फुटबॉल के या हॉकी के, उन्हें क्या बोलते हैं, कीवी बोलते हैं। अपन लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तान ने कीवियों को हरा दिया या भारतीयों ने कीवियों को धो डाला, इस प्रकार से स्टेटमेंट निकलते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। इसी प्रकार से ये क्या होती हैं, स्थानिक प्रजातियां जो केवल उसी स्थान पर पाई जाती हैं, अन्य किसी स्थान पर नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए ये जो इसका अदर पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, मन में सवाल आ रहा होगा, जब ये इतने कम मात्रा में मिल रही हैं, एक विशिष्ट स्थान पर मिल रहे हैं, तो ये क्या होती है कि विलोपन के प्रति, मतलब गायब होने के प्रति, विलोपन के प्रति अति सुग्राही होती हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन बन गया कि इन निम्नलिखित तीनों प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति विलोपन के प्रति अत्यधिक सुग्राही होती हैं, तो अपना उत्तर क्या जाएगा, स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीसीज या इंडेमिक स्पीसीज में जाएगा। नेक्स्ट मन में सवाल आता है कि ये जो ऐसा क्या हुआ जो ये स्थानिक प्रजातियां बनी। क्यों मन में सवाल आ रहा कि कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया है, मेन कंगारू क्यों मिल रहा है, हमारे भारत में भी तो मिलना चाहिए, भारत में नहीं अन्य जगहों पर मिलना चाहिए, लेकिन इसके जो स्थानिक प्रजातियों के बनने का कारण क्या है, स्थानिक प्रजाति का बनने का कारण, तो बनने का कारण क्या है, पहले सभी क्या हुआ करते थे, एक तरफ था, तो लेकिन क्या हुआ जब भौगोलिक उथल पुथल हुई, मतलब महाद्वीपीय क्या महाद्वीपीय पृथक्करण, महाद्वीपीय पृथक्करण मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग महाद्वीपीय पृथक्करण। महाद्वीप क्या हुए, अलग अलग हुए, अलग अलग होने की वजह से क्या हुए कि जो कंगारू थे वो अफ्रीका महाद्वीप पर चले गए, या मतलब कहीं अन्य जगह पर ऐसी ये प्रजातियां उस पर रह गई। अगर बाई चांस की इधर क्यों नहीं आए, अब इधर जैसे एक बचा, मेल बचा या फीमेल बचा या दोनों बच गए, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे उनकी संख्या कम होने के कारण वो किसी बीमारी से या खाने की कमी से क्या हुए, वो धीरे धीरे गायब हो गए। इसलिए अब वो प्रजाति केवल कहाँ मिल रही है,
ऑस्ट्रेलिया में। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी मिलता है। अब इसके पश्चात आगे पढ़ेंगे कुंजशिला प्रजाति किसे कहते हैं। दूसरा क्या था, कुंजशिला। कुंजशिला प्रजाति की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज। देखिए की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं कि वे प्रजातियां, मतलब वे स्पीसीज जो क्या होती हैं, जिनका जैव भार कैसा हो, कम हो, जैव भार कम है और जिनकी संख्या भी कैसी है, कम है। तो कम संख्या, कम ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या कम है, अर्थात जैव भार क्या है, कम है, लेकिन उनका समुदाय पर प्रभाव, समुदाय पर प्रभाव सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा है। समुदाय पर प्रभाव कैसा है, सर्वाधिक है। समुदाय पर प्रभाव कैसा है, सबसे ज्यादा है। किस रूप में, फंक्शनल, और स्ट्रक्चरल, मतलब वे प्रजातियां जिनका जैव भार कम है, जिनकी संख्या कैसी है, कम है, लेकिन उन प्रजातियों का समुदाय पर प्रभाव सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। किसको लेकर, फंक्शनल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से उनका प्रभाव समुदाय पर सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, जैसे जंगल में शेर, जंगल में शेर। दूसरा रेगिस्तान में कंगारू, चूहा। और तीसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर का वृक्ष। अंजीर का वृक्ष। अच्छा, अब ये किस प्रकार से, कहने का मतलब कि संख्या कैसी होनी चाहिए उन प्रजातियों की, कम, जैव भार कम हो, लेकिन समुदाय पर प्रभाव सर्वाधिक हो। उनके स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और फंक्शनल, क्रियात्मक रूप से। जंगल में शेर, जंगल में शेर की स्टोन स्पीसीज में कैसे आ गया, कहने का अर्थ ये है कि जंगल में शेर क्या करता है, प्रभाव वो किस प्रकार से सर्वाधिक डालता है वहां पर रहने वाले जीवधारियों पर। वो इस प्रकार से डालता है जैसे वहां जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे हैं और क्या है, उनको खाने के लिए गाय है, खरगोश है, बकरी है। उसी प्रकार बकरी की संख्या को मेंटेन करने के लिए क्या है, लोमड़ी है, और लोमड़ी को खाने के लिए कौन है, शेर है। तो शेर तो क्या करता है, लोमड़ी को खाता है। अगर जंगल में शेर को हटा दिया जाए, जैसे शेर को जंगल से निकाल लिया जाए, तो क्या होगा कि लोमड़ियों की संख्या अर्थात फॉक्स की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़कर इतनी हो जाएगी कि वो एक दिन क्या करेंगे, बढ़कर बढ़ेंगे तो वो किसको खाना शुरू करेंगे, जो शाकाहारी है उनको खाना शुरू करेंगे। अब शाकाहारी को वो इतना भक्षण कर देंगे कि उनको समाप्त ही कर देंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि संपूर्ण जंगल ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जंगल में शेर।
शेर को हटा दोगे तो जंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से रेगिस्तान में कंगारू चूहा, कहीं रेगिस्तान है और वहां क्या मिल रहा है, कंगारू चूहा। तो वो कंगारू चूहा क्या करता है, जैसे किसी भी अन्य जीवधारी द्वारा, पक्षी द्वारा कुछ भी खाया जाता है, किसी फल को खाया और उसने अपने फीकल मटेरियल को जाके अगर रेगिस्तान में छोड़ा। अब रेगिस्तान में भी बहुत प्रकार के जीवधारी रह रहे हैं, रेत में रहने वाले, तो वो क्या करेंगे, अब वहां पर क्या उगना शुरू हो गया, वृक्ष। लेकिन ये कंगारू चूहा क्या करेगा, उन बीजों को ढूंढ कर क्या करता है, खाता रहता है। अगर ये कंगारू चूहा वहां रेगिस्तान से हटा दिया जाएगा तो वहां पर क्या होंगे, वृक्ष लगने, जमने शुरू हो जाएंगे, उगने शुरू हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि रेगिस्तान में खत्म हो जाएगा, रेगिस्तान खत्म हो जाएगा। इसीलिए रेगिस्तान में कंगारू चूहा जो है वो क्या है, कीस्टोन स्पीशीज, मतलब कि इनके वहां हटा देने से वह स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा तो ये तो ठीक रहेगा कि रेगिस्तान में जंगल होने लगेंगे, जंगल हो जाएंगे, लेकिन वहां जो रह रहे जीवधारियों के लिए तो नुकसान है। तो इसी प्रकार से रेगिस्तान में कंगारू चूहा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर का वृक्ष, ये कैसे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जैसे अपन केरला वगैरह में देखने को मिलते हैं। नियरेस्ट एरिया ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर लाइन के जो नजदीक एरिया होते हैं वहां पर अपन लोगों को देखने मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगर अब अंजीर का वृक्ष का इसमें कैसे कीस्टोन स्पीशीज है, तो ये ऐसा होता है जब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में एक पतझड़ की सीजन आती है। जब पतझड़ की सीजन आती है तो उसमें क्या होता है कि सभी वृक्ष क्या होते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब वहां रहने वाले जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो खाएंगे क्या। तो ये अंजीर का वृक्ष सब कभी पतझड़ नहीं होता, मतलब जैसे धीरे धीरे होता रहता है कि एक डाल पर पत्ते गिरे फिर दूसरी पर आ गए, तो उसी प्रकार से क्या होते हैं कि वहां के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो जीव जंतु हैं शाकाहारी, उनके लिए अंजीर का वृक्ष क्या करता है, पौधे भोजन प्रदान करवाता है, भोजन प्रदान करता है। अगर इस अंजीर के वृक्ष को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा कि वहां पर रहने वाले जीवधारी पतझड़ के ऋतु में, पतझड़ के टाइम में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, अंजीर का वृक्ष जो है वो कीस्टोन स्पीशीज होती है। अर्थात इस कीस्टोन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज। इसको अम्ब्रेला स्पीशीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको अम्ब्रेला स्पीशीज, कि इन स्पीशीज की छत्र छाया में, इन स्पीशीज की छत्र छाया में, इन स्पीशीज की छत्र छाया में अन्य जीव जंतु या पादप फलते फूलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में, किनकी उपस्थिति में, इनकी मतलब कीस्टोन स्पीशीज, इनकी उपस्थिति में अन्य जीव जंतु फलते फूलते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। फलते फूलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, क्रांतिक योजी प्रजाति, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज के। अब पढ़ेंगे क्रांतिक योजी प्रजाति। इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या होती हैं, मान लो ये एक्स कोई क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है, ये क्या काम करती है, जैसे
ये कोई प्रजाति है, ये क्या है, कोई प्रजाति है। इसको ये क्रिटिकल लिंक मतलब एक्स नाम की कोई है, ये क्या करती है, ये जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? पर्यावरण के बायोटिक, अबायोटिक और बायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से क्या करती है, जोड़ती है। किस प्रकार से जोड़ती है? जैसे ये मान लो कोई पौधा है, जैसे पाइनस का वृक्ष है और ये इसकी क्या हैं, जड़ें हैं। तो क्या होता है कि इन जड़ों के ऊपर कौन मिलते हैं, फंजाई, फंजाई इस प्रकार से, ये क्या है, फंजाई, कवक, माइकोराइजा है ये मान लो, ये क्या है, पाइनस, और ये क्या है, माइकोराइजा, कवक है। ये इसको क्या प्रदान करता है, ये जल लेता है और क्या देता है इसको, पौधे को मिनरल्स देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज मतलब बायोटिक, जैविक और अजैविक घटकों को क्या करती हैं, ये प्रजातियों को मिलाती हैं, बीच में क्या करती हैं, एक मीडिएटर का काम करती हैं। जिस प्रकार से पादप तथा सूक्ष्म जो जीव होते हैं या जीवित जंतु मान लो, वो क्या करते हैं, पुष्पीय पादपों के मध्य का क्या होता है, संबंध होता है। कैसा संबंध, पॉलिनेटर्स में, जैसे पुष्पीय पादप होते हैं तो उसके मेल और फीमेल से वो क्या करते हैं, वहाँ से पोलन्स ग्रेन्स को लेकर आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखी है कि पाइनस नॉट जर्मिनेट, पाइनस नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। पाइनस जो है वो माइकोराइजा के बिना क्या नहीं कर सकता, उग ही नहीं सकता। इसी प्रकार से क्या है, जीव तथा पुष्पीय पादपों के मध्य संबंध, ये जो उदाहरण हैं वो क्या हैं, क्रांतियोजी प्रजाति, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। मतलब ये कोई क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है, वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर को क्या करती है, जोड़ती है किसी दूसरे प्रजाति को। जैसे ये पाइनस का माइकोराइजा है, ये जल तथा क्या देती है, उसको मिनरल्स प्रदान करता है। इसीलिए ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी ने भी उठाकर रख दी है। अगर वो बोल देगा कि पाइनस नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, अब वो बोल देगा कि यहाँ पर जो माइकोराइजा है, 12th के एक बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि माइकोराइजा के बिना कौन जर्मिनेट या उग नहीं सकता, तो वो क्या है, पाइनस। दूसरी तरह से क्वेश्चन अगर बनाया तो वो बनाएगा कि माइकोराइजा किस प्रकार की स्पीसीज में आता है। ऑप्शन दे देगा वो, पहला एंडेमिक स्पीसीज, दूसरा कीस्टोन स्पीसीज, तीसरा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज और चौथा दे देगा चारों, ऑल ऑफ एबव। लेकिन अपन लोग अगर सही से ध्यान होगा तो किस में लगाएंगे, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में। समुदाय क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। समुदाय को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। अच्छा, ये समुदाय होता क्या है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि समुदाय किस प्रकार से बना था। पहले एक जीव होता है, जैसे रैबिट को अपन लोगों ने वहाँ पर माना था। उसके बाद जब रैबिट की संख्या एक से अधिक हो जाती है तब वो पॉपुलेशन बन जाती है। इसी प्रकार से जब बहुत सारे समष्टि मिलकर, मतलब बहुत प्रकार के जीवों से मिलकर एक जो
एरिया में जब वो रहने लगते हैं उसे हम लोग समुदाय कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्रजातियों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो समुदाय देखिए किस प्रकार से कि एक एरिया के अंतर्गत, मतलब अपन लोग जहाँ रहते हैं वो भी तो एक एरिया होता है, जैसे सीमा होती है गांव के अंतर्गत कि ये इतने इस ज़िले की यहाँ से यहाँ तक सीमा, ये इस गांव की यहाँ से यहाँ तक, इस राज्य की यहाँ से यहाँ, तभी तो बोलते हैं कि वहाँ पर एक इस प्रकार की कम्युनिटी रह रही है। मतलब समुदाय किस प्रकार का समुदाय, अब समुदाय वहाँ बन जाते हैं पादप समुदाय, जंतु समुदाय और सूक्ष्म जीवी समुदाय। सूक्ष्म जीवीय जो समुदाय होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में तीनों कैसे रहते हैं, अंतर परस्पर निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर और परस्पर क्या करते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे मान लिया कि पादप समुदाय है, पादप समुदाय, और इधर क्या है, जंतु समुदाय। मान लिया ये क्या है, गांव है, इसमें पादप समुदाय हैं, पेड़ पौधे भी हैं और जंतु समुदाय हैं, और क्या है, सूक्ष्म जीवीय समुदाय। सूक्ष्म जीवीय समुदाय, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी, ये क्या हैं, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर। अच्छा, पादप समुदाय जंतु समुदाय को क्या प्रदान करता है, या जंतु समुदाय पादप समुदाय पर निर्भर रहता है। क्यों रहता है, किसके लिए, फूड के लिए, भोजन के लिए। किसके लिए, भोजन के लिए। इसी प्रकार से जंतु समुदाय पर जो पादप समुदाय है वो किस प्रकार से निर्भर रहता है, सीड डिस्पर्जन, सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन के लिए निर्भर रहता है। इसी प्रकार से पादप समुदाय सूक्ष्म जीव पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, और सूक्ष्म जीव समुदाय किस पर निर्भर रहता है, पादप समुदाय पर। इसी प्रकार से जीव समुदाय सूक्ष्म जीव पर निर्भर रहता है और सूक्ष्म जीव समुदाय पादप समुदाय वो जंतु समुदाय पर निर्भर रहता है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, परस्पर क्या होते हैं, आश्रित एक दूसरे पर, और क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड क्या रहते हैं कि परस्पर संबंधित भी रहते हैं, परस्पर कैसे होते हैं, संबंधित भी होते हैं। किस प्रकार से रहते हैं, जैसे मान लिया कि अगर पादप समुदाय है और उसे क्या करना है, जर्मिनेट, मतलब क्या होना है, उसे अपने जैसे पुष्पीय पादप फूल लाने हैं, उसका मान लो मेल फ्लावर प्लांट अलग लगा है, फीमेल अलग लगा है, या एक ही पर है, तो क्या है, कीट पक्षियों की ज़रूरत होगी जो क्या कर सकें, उनको सीड का डिस्पर्सल कर सकें, जिससे वो हर एक कम्युनिटी, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो ग्रो करे, अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। और इसी प्रकार से अब जंतु समुदाय क्या करता है, भोजन, जीवित रहने के लिए क्या करता है, भोजन की उसे जरूरत, और भोजन कहाँ से मिलेगा, उसे पौधों से मिलेगा। जैसे गेहूँ वगैरह अपन लोग खाते हैं, मक्का, आम, सेब वगैरह खाते हैं, तो वो किस पर, भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पादप समुदाय पर। इसी प्रकार से अगर मान लिया कि पादप में से अगर किसी के पेड़ पौधे के नीचे पत्तियां गिरती हैं, और पत्तियां गिरती हैं तो वहाँ पर क्या होंगी, पत्तियां इकट्ठी ना हो जाएं, इसलिए क्या करते हैं, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, उन पत्तियों को क्या करते हैं, खाते हैं और अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से पादप की साफ सफाई का कार्य कर देते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों को क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है,
अब ये पादप समुदाय, सूक्ष्म जीवी, ये समुदाय पर किस प्रकार से निर्भर रहता है? जैसे मिनरल्स होते हैं, अभी अपन लोगों ने माइकोराइजा के बारे में पढ़ा, वो कहाँ तक पहुँचाता है? पादप पौधों तक। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म जीवीय समुदाय पादप समुदाय पर क्या करता है? निर्भर करता है। और इसी प्रकार से इधर होता है कि जैसे किसी जंतु की अगर मृत्यु हो गई तो इसको डिकम्पोज कौन करेगा? यहाँ सूक्ष्म जीव में क्या आएंगे? अपघटक आएंगे, तो वो उसको क्या कर देंगे? अपघटन कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसी प्रकार से अब कम्युनिटी का किस प्रकार से बायोटिक कम्युनिटी जैविक समुदाय किस प्रकार से बनता है? जैविक, यहाँ पर सभी कैसे हैं? जीवित हैं। सूक्ष्म जीवी समुदाय भी जीवित है, जंतु भी और पादप भी। तो वो कैसे बनेगा? बायोटिक कम्युनिटी, जैविक इसे बोलते हैं, जैविक समुदाय। जैविक समुदाय के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? प्लांट कम्युनिटी, और क्या आ जाएंगे? एनिमल कम्युनिटी, और क्या आ जाएंगे? माइक्रोबियल कम्युनिटी। इस प्रकार से ये कम्युनिटी समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो समुदाय होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, मतलब प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं, या किस प्रकार से हम उसको देखते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। भिन्नता, इसको बोलते हैं जातीय विभिन्नता। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रभाविता को इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है स्त्रीकरण, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विभिन्नता। अब ये जो जातीय विभिन्नता होती है इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब ये जातीय विभिन्नता भी निम्न कारणों पर क्या करती है? निर्भर करती है। जातीय विभिन्नता जो है वो निम्न कारणों पर निर्भर करती है। उसमें से पहला कारण क्या है? क्षेत्र का आकार। पहला कारण क्या है? क्षेत्र का आकार, मीन्स साइज ऑफ एरिया। इसको किस प्रकार से समझेंगे? जैसे मान लिया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पहले अपने गांव है, अपने गांव में क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। एक मान लो पक्षी को ले लेते हैं। पक्षी में क्या क्या देखने को मिल जाएंगे? कौवा है, कोयल है, तोता है, बतख है, मुर्गा है। मान लिया कि ये 5 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। जब केवल कहाँ तक सीमित रहे अपन लोग? अपने गांव तक। तो वहाँ पर कितनी स्पीसीज देखने को मिली? प्रजाति 5। अब अपन लोगों ने ये एक गांव तक सीमित था। अब अपन लोग कहाँ बढ़ गए? अब अपन लोग बढ़ गए अपने विकास खंड स्तर तक, ब्लॉक के लेवल तक बढ़ गए। तो देखिए क्या हुआ। ब्लॉक के स्तर पर तक बढ़ गए, मतलब आसपास के 10-20 ग्राम पंचायत उसमें क्या होने लगी? आ गई, गांव आ गए उसमें। तो वहाँ तक हमने देखा कि स्पीसीज कितनी हो गई? 10 प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग कहाँ तक आ गए? अपने जिला तक आ गए। तो हमने देखा कि स्पीसीज कितनी हो गई? 15 प्रकार की प्रजातियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से फिर अपन लोग कहाँ पर आ गए?
ब्लॉक तक आए थे, उसके बाद कहाँ तक आए, डिस्ट्रिक्ट तक, उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, अपने ज़िले तक। तब हमने देखा कि पूरे ज़िले में कितनी प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं, 20। अब हम लोगों ने देखा, सॉरी अपने राज्य तक देखा तो कितनी देखने को मिल गई, 20 स्पीसीज। अब हमने आगे देखा कि चलो अब पूरे भारत में ही देखते हैं, भारत में ही देखते हैं। तब भी देखने को क्या मिलता है कि 20 स्पीसीज ही हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, एरिया क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक समय आने के पश्चात एरिया बढ़ रहा है, उसके पश्चात भी स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो क्या करते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्र का आकार बढ़ता जाएगा, जातीय विभिन्नता भी बढ़ती जाएगी। इसी को लेकर हमारे एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने क्या कहा था, इस साइज ऑफ एरिया के बारे में क्या कहा था, स्पीसीज डाइवर्सिटी को लेकर उन्होंने कहा था कि रिच एरिया एंड रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा वहाँ पर उतनी ही प्रकार की जातीय विभिन्नता देखने को मिलेंगी। अब आगे पहला हो गया क्षेत्र का आकार, अब दूसरा हो गया वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी को देखते हैं, जातीय विभिन्नता को कौन कौन क्या करता है, प्रभावित करता है। तो दूसरा क्या है, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में मुख्य रूप से दो ही चीज़ आती हैं। पहला आता है तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर, और दूसरा इसमें आता है वर्षा। जातीय विभिन्नता वहाँ पर भी देखने को अधिक मिलेगी जहाँ तापमान क्या होगा, एक नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। जो वहाँ की रहने वाली जो प्रजातियाँ हैं उनको क्या करना चाहिए, सूट। और वर्षा भी उसी प्रकार से, अगर किसी जगह पर वर्षा ठीक ठाक हो रही है और तापमान भी वहाँ का सही रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन प्रजाति है जो ग्रो करना नहीं चाहेगी। तीसरा कारक है जो क्या करता है, जातीय विभिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसको बोलते हैं मृदा का प्रकार। मृदा का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल ये भी किस प्रकार से है, देखिए मृदा जो होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बलुई मृदा, दूसरी क्या होती है, गाद मृदा, तीसरी क्या होती है, चिकनी मृदा या चिकनी मिट्टी, और चौथी क्या होती है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी
ये इसका क्रम इस प्रकार से है कि अगर ये जो सबसे अधिक जो स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो किस में मिलेगी, दोमट मिट्टी में देखने को मिलेगी। तो नीचे की तरफ आएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे जो है चौथे नंबर का, वो है क्षेत्र का प्रकार। क्षेत्र का प्रकार, टाइप्स ऑफ एरिया। तो इसमें केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अक्षांश, अक्षांश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, और दूसरा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड देखिए समझते हैं इसको। जैसे ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर लाइन्स होती है ये 0 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी में सभी जगह पर क्या है, उसको वैज्ञानिक ने एक काल्पनिक रेखाएं मान ली हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। जहाँ से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अलग लैटिट्यूड पर होगा, और जहाँ बैठकर आप पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो एक अलग लैटिट्यूड है। हमारी पृथ्वी पर हर जगह पर क्या है, इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इधर नीचे साउथ पोल। ये 0 डिग्री, ये 30 इसको मान लो, ये 60 मान लो, या इसको 45 मान लो, इसको 60 डिग्री, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साउथ पोल कितने पर है, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार से नॉर्थ पोल भी कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार से इसको मान लो 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा 0 डिग्री पर। तो जैसे जैसे अपन लोग इक्वेटर लाइंस को, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और ये जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब इस इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो इक्वेटर के नज़दीक ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। तो इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा है, ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा। यहाँ पर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार से अपन लोग इस तरफ आएंगे, यहाँ से भी नीचे की तरफ, तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाएगा। अच्छा, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर, जहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर है, उस ठंड वाले इलाके में कौन प्रजाति रहना चाहेगी, कौन वहाँ पर रहना चाहेगा जहाँ पर बहुत ही मुसीबत है, मतलब ठंड के रूप में एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, दिक्कत है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बहुत ही कम प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे इस इक्वेटर लाइन से अपन लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो कहाँ क्या होगी, वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, घटती जाएगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, घटती जाएगी। इसका मतलब है यहाँ से इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी टेम्परेचर घट रहा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सेम इस जगह पर है कि जब अपन लोग इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर कैसा हो रहा है, लो हो रहा है। और जब टेम्परेचर लो हो रहा है
तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, घट रही होगी। कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन एक दो प्रजातियां हैं जो ठंडे में भी रहना पसंद करती हैं। उसी प्रकार से मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इक्वेटर पर। अगर कहीं पर आ जाए ऐसा चित्र बना आ जाए 12th के बोर्ड एग्जाम में और वो बोल दे कि निम्नलिखित, जैसे बोल दे इसको ABC और D कहीं पर, तो वो बोल दे कि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सर्वाधिक जातीय विभिन्नता कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो क्या उत्तर क्या होगा, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या होगा, मोस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। सबसे अधिक स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी, इक्वेटर पर। डाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी, इक्वेटर पर। अब बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। जैसे मान लिया इस प्रकार से एक नीचे क्या है, ये समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ से ऑल्टीट्यूड क्या बोलते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड। अब यहाँ पर क्या होगा, बर्फ ये होगी, यहाँ पर बर्फ, जैसे चोटी वगैरह होती हैं, माउंट एवरेस्ट और बहुत सारी चोटियाँ हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जब भी अपन हाई ऑल्टीट्यूड पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होता चला जाएगा। टेम्परेचर कैसा होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा। जब भी अपन लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे टेम्परेचर लो होता चला जाएगा। और साथ में क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी होती जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी होगी, घटती जाएगी। इसी को समझने के लिए अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। ऑल्टीट्यूड कम होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समुदाय के गुण में दूसरा, वो है प्रभाविता या डोमिनेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे समुदाय के गुण में दूसरा नंबर, जिसे बोलते हैं प्रभाविता या डोमिनेंस। प्रभाविता या डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है, प्रभाविता क्या है, किसी भी क्षेत्र में मान लो, समझते हैं एक आसान उदाहरण से, बोलते हैं डोमिनेंस करना, डोमिनेट करना, अपने आप के प्रभाव छोड़ना, मतलब उस चीज़ में, उस क्षेत्र में उससे अलग दिखना, मतलब अलग हो जाना। जैसे कोई भी समुदाय है, मान लिया, जैसे बोलते हैं कि उसने डोमिनेट कर रखा है। कैसे कर रखा है, कहने का मतलब जितने भी और उस क्षेत्र में हैं उनमें से वो सबसे आगे निकल गया है, उसकी तरह लोग बनना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार से अब हम लोग पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि किसी समुदाय में, किसी एक जाति की या प्रजाति की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और जिस जाति या प्रजाति की संख्या अधिक होती है और उसी के नाम पर
क्या रख देते हैं, उस समुदाय का नाम एवं उसी प्रजाति के नाम पर उस समुदाय का नाम रख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पाइनस समुदाय, ये कहाँ देखने को मिलता है, पाइनस समुदाय हिमालय में। इसकी पत्तियां कैसे होती हैं, निडल लाइक, सुई की तरह, निडल लाइक पत्तियां होती हैं। दूसरा क्या होता है, प्रोसोपिल, प्रोसोपिल समुदाय, ये कहाँ देखने को मिलता है, अरावली, अरावली में। इसको लोग प्रोसोपिल को क्या बोलते हैं, खेजड़ी भी बोलते हैं, जिसका किस में यूज करते हैं, अचार वगैरह में, अचार वगैरह बनाने में यूज करते हैं इस खेजड़ी का। ये कहाँ देखने को मिलता है, अरावली में। और पाइनस समुदाय कहाँ, हिमालय में। अब ये जो जैसे प्रोसोपिल है, ये फाइएसी फैमिली में आता है, तो इसको क्या नाम दे दिया है, इसका समुदाय को, प्रोसोपिल, क्योंकि ये अरावली में अत्यधिक देखने को मिलता है। अन्य जैसे फाइएसी फैमिली में अन्य भी वृक्ष आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक उस जगह पर क्या देखने को मिल रहा है, अरावली में, प्रोसोपिल नाम का। इसीलिए उस समुदाय के नाम को ही क्या कर दिया, प्रोसोपिल समुदाय। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर का जो था स्त्रीकरण। क्या था, स्त्रीकरण, स्त्रीकरण, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए नाम में ही है स्ट्रेटिफिकेशन, किससे मिलकर बना, स्ट्रेटा, और इस स्ट्रेटा मीन्स क्या होता है, लेयर, और लेयर को क्या बोलते हैं, जॉन, जॉन भी बोलते हैं। स्ट्रेटा मतलब लेयर या जॉन। तो क्या हुआ कि ये जो स्त्रीकरण हुआ समुदायों का, वो किस आधार पर हुआ, प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर, प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर समुदाय को किसमें बांटा गया, झील एवं वन समुदाय में क्या किया गया, विभेदित किया, समुदाय में विभेदित किया गया सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर, कि किसको कितना जल की आवश्यकता है, किसको कितने प्रकाश की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन समुदायों को किसमें विभाजित कर दिया, झील एवं वन समुदाय में क्या कर दिया, उनको विभेदित कर दिया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे झील का स्त्रीकरण, झील का स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक, सबसे पहले पढ़ेंगे झील का स्त्रीकरण। अब झील का स्त्रीकरण, अब झील में
स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, लेयर या जोन में बांटना। तो झील का जो स्तरीकरण है, तो झील में कितने प्रकार की लेयरें देखने को मिलती हैं, मुख्य रूप से 3 देखने को मिलती हैं। सबसे जो किनारे वाला साइड होता है उसको बोलते हैं वनांचल, वनांचल क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। इसको एक दूसरा नाम और देते हैं इको टोन जोन। ये आगे बताएंगे कि इको टोन जोन क्यों कहते हैं इस वनांचल क्षेत्र को। दूसरा होता है सरोवरी क्षेत्र। किसी भी झील में कितने स्तर देखने को मिलेंगे, 3। सरोवरी क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, लिम्नेटिक, लिम्नेटिक जोन। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं तलांचल, तलांचल क्षेत्र या प्रोफंडल। हाँ, वो उसको ही तलांचल क्षेत्र को ही क्या बोल देते हैं, प्रोफंडल जोन बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे झील का स्तरीकरण। तो झील में कितने क्षेत्र देखने को मिलती हैं, लेयरें या जोन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वनांचल क्षेत्र, लिटोरल जोन, उसी को इकोटोन क्षेत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आगे हम बताएंगे अभी। सरोवरी क्षेत्र लिम्नेटिक जोन और तलांचल क्षेत्र प्रोफंडल जोन कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले ये जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र का नाम होता है वनांचल। इस क्षेत्र का नाम होता है वनांचल, वनांचल क्षेत्र। देखिए इसको क्या बोलते थे, लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। इसको बताएंगे बाद में इकोटोन जोन क्यों कहते हैं। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, और किसके आधार पर ये इस झील का जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया वो किसके, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर क्या किया गया है, झील का स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण किया गया है झील का। हम जानेंगे जो ये जहाँ पर सबसे अधिक प्रकाश आ रहा है वो कौन सा क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, लिटोरल जोन है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, सभी लिटोरल जोन है, जहाँ पर प्रकाश की ठीक ठाक मात्रा आ रही है। इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं, यहाँ पर ये जो बीच वाला है ये इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं, सरोवरी क्षेत्र। इसको बोलते हैं सरोवरी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन। जहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश की मात्रा जो क्या है इस लिटोरल जोन से क्या आ रही है, कम आ रही है। और जहाँ पर प्रकाश की मात्रा, प्रकाश सबसे कम आ रहा है वो क्या बोलते हैं, उसको तलांचल, तलांचल क्षेत्र। और इस तलांचल क्षेत्र को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि सरोवरी क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वनांचल क्षेत्र में किस प्रकार के, और तलांचल क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखिए झील है, झील में यहाँ पर क्या 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 मिल सकते हैं, ये क्या खड़े हैं, जड़ युक्त, क्या हैं, जड़ युक्त पादप। जड़ युक्त क्या मिलेंगे यहाँ पर, पादप, जड़ युक्त पादप मिलेंगे। छोटे छोटे जीव होंगे, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स भी यहाँ इस तरफ देखने को मिल जाएंगी।
देखिए, और यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे देखने को इस क्षेत्र में, इस सरोवरी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे पादप प्लवक, और क्या देखने को मिल जाएंगे जंतु प्लवक, जंतु प्लवक। पादप प्लवक को फाइटोप्लैंक्टन्स और जंतु प्लवक को जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। अगर इंग्लिश में चाहो तो क्या होंगे, फाइटो मीन्स क्या होते हैं, पौधे, और प्लवक मीन्स प्लैंक्टन, प्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। जंतु प्लवक का जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स देखने को। और यहाँ पर क्या मिलेंगे, जो भी यहाँ इस जोन में देखने को मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, विषमपोषी होंगे। कैसे होंगे, विषमपोषी। कहने का मतलब कौन से विषमपोषी मिल होंगे, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गए, ये देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब इसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि एक रेशियो होता है P/R। P अपॉन मतलब फोटोसिंथेसिस बाई प्लांट्स, पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण, अपॉन रेस्पिरेशन बाई जूप्लैंक्टन्स, या मतलब मान लो कि अपघटकों द्वारा जो किया गया श्वसन है, या जो सूक्ष्म जीव होता है, तो इसको हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस बाई प्लांट्स अपॉन रेस्पिरेशन वाई माइक्रोबियल। सूक्ष्म जीवों द्वारा कितना रेस्पिरेशन कर लिया गया, माइक्रोबियल। इसको बोलते हैं P/R रेशियो बोलते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है कि बलांचल क्षेत्र है, लिटोरल जोन है, तो लिटोरल जोन में जो P/R का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। P/R का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हैं, जितना उत्पन्न करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उतना ही अपघटकों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रेस्पिरेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि पेड़ पौधों पर भी सूक्ष्म जीव हैं और इस पानी में भी देखने को मिलेंगे। तो P/R का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर कौन कौन देखने को मिलता है, जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब बीच में देखने को मिलता है। तो P/R का जो रेशियो होगा वो इज ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा 1, 1 से ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने वालों की जो क्या है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो देखने को कैसे मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या होगा, P/R का रेशियो इज ग्रेटर देन 1। और तलांचल प्रोफंडल जोन के लिए जो P/R का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कैसी हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म जीव अत्यधिक मिल रहे हैं, तो मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है और फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। तो P/R का जो रेशियो होगा वो इज लेस देन 1 के बराबर होगा, इज लेस देन 1 होगा। अब अपन लोग जानते हैं कि अब पढ़ा था कि बलांचल क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, इकोटोन जोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इको मीन्स क्या होता है, इकोनॉमिक, और जोन मीन्स क्या होता है, लेयर। इस जो लिटोरल जोन को ही इकोटोन क्यों बोलते हैं, इकोटोन मतलब अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के। हम लोगों ने देखा है कि इसी क्षेत्र में तो ज़्यादातर क्या होंगे, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो जीव जंतु जैसे मछली को पाल सकते हैं इसी में बलांचल क्षेत्र में, लिटोरल जोन में।
और क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये जो जमा हो गया है यहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ या अपघटकों द्वारा यहाँ पर जो मिनरल्स न्यूट्रिशंस इकट्ठे हो गए हैं, उनको क्या कर सकते हैं, निकाल कर बेच सकते हैं या इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए इसको लिटोरल जोन को इकोटोन जोन भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक तो हमने झील में और एक वन में विभेदित कर दिया था प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार। अब हम आगे पढ़ेंगे वन का स्त्रीकरण, वन का स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ये क्या है, ज़मीन है, ज़मीन पर सबसे पहले ये जो होते हैं प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर ही अपन लोगों ने बांटा है। तो ये जो होते हैं सतही जीव, क्या होते हैं, सतही जीव, इनको क्या बोलते हैं, सरफेस ड्वेलर्स, सरफेस ड्वेलर्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हर्ब्स, इसको बोलते हैं शाक। उसके बाद ये जो होते हैं इनको बोलते हैं अंडर श्रब्स, छोटे छूट। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं श्रब्स। और ये होता है पादप, मीन्स ट्री, ट्री बोलते हैं। इन सभी का जो किसके आधार पर किया गया है, इन सभी का वर्गीकरण किया गया है या स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट, नीड ऑफ लाइट। ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, इस प्रकार का जो मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है नियर ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर। और ये भारत में कहाँ देखने को मिलता है, केरला की साइड, केरल की साइड। तो ये किस प्रकार से बटे हुए, सबसे पहले सतही जीव, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर ट्री। अगर इनको देखा जाए, जैसे इसको मान लिया जाए ये क्या है, एक मंजिल मान लो इसको, ये दो मंजिल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर हमें बहुमंजिला वन देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, बहुमंजिला वन कहाँ देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस उष्ण कटिबंधीय वर्षावन को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में ही क्या देखने को मिल रहा है, वन का स्तरीकरण। तो क्या बोल सकते हैं, हमें सुस्पष्ट स्तरीकरण देखने को मिलता है, देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से आज हमने स्पीशीज को पढ़ा, कम्युनिटी को पढ़ा, कम्युनिटी को प्रभावित करने वाले कारकों को बारे में पढ़ा।